हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। समृद्धि की बात सुन हिमांशी जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी तो नहीं। जिस पर समृद्धि विप्लव की तरफ देखने लगी, जो कि अपने कमर को सहला रहा था। उसका चेहरा दर्द की वजह से लाल हो गया था, जिसे देखकर समृद्धि बोली, चाचू बदमाश है। जिसे सुनकर विप्लव उसे घूरने लगा और हिमांशी विप्लव की तरफ देखकर बोली, आप कपड़े चेंज करके आ जाइए। इतना कहकर हिमांशी समृद्धि के हाथ को पकड़ते हुए बोली, चलिए समृद्धि, हम नीचे चलते हैं। इतना कहकर हिमांशी समृद्धि को लेकर कमरे से बाहर की तरफ चली गई और विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, सच में बच्चे कबाब में हड्डी होते हैं, मुझे नहीं चाहिए बच्चे। ये कहते हुए विप्लव अपने कमर को सहलाते हुए खुद से बोला, हाय राम मेरी कमर। इतना कहकर वो क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। इधर महक किचन में मृत्युंजय के लिए हेल्दी डिनर बना रही थी। जब मृत्युंजय किचन में आकर महक को कमर से पकड़ते हुए बोला, क्या बना रही हो? अचानक मृत्युंजय को ऐसे पकड़ने पर महक थोड़ी सी घबरा गई और सिर घुमाकर देखा तो मृत्युंजय उसके होठों पर चूमते हुए बोला, क्या हुआ? महक मृत्युंजय को मुड़ को देखते हुए आंखें चढ़ाकर बोली, वाइन पीकर आए हैं क्या? मृत्युंजय महक की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, इंसान बिना नशे किए क्या रोमांटिक नहीं हो सकता? कुछ भी कहती रहती हो, वो तुम हो जिसे पीने का बाद रोमांस सोचता है। महक मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती, तो आकर मेरे प्यार के नशे में खो जाओ। मृत्युंजय ने महक के गले पर किस करते हुए कहा। जब दरवाजे से वैशाली की आवाज़ आई, यही हम सोचे, शक्कर जब किचन में है तो चींटी अभी तक मंडराने काहे नहीं आया? जिससे सुनकर मृत्युंजय महक को उसी तरफ पकड़े वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी सोच रहा था, शक्कर जब यहाँ पर पड़ी हुई है तो चींटी तो पहुंच गया, लेकिन चींटी की प्रजाति अभी तक नजर क्यों नहीं आई? मृत्युंजय की बात सुन वैशाली उसे घूरने लगी तो मृत्युंजय भी उसे घूरने लगा। उन दोनों के कोल्ड वार को बीच में महक आते हुए बोली, बस बहुत हुआ। फिर वैशाली से बोली, वैशाली जाकर डिनर टेबल पर बैठो। वैशाली महक की बात सुन मृत्युंजय के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, चलो हमारे साथ। इतना कहकर वैशाली मृत्युंजय को खींचते हुए किचन से बाहर ले गई, जिसे देखकर महक ने अपना सर नहीं में हिला दिया और चुपचाप फिर से मृत्युंजय के लिए डिनर बनाने लगी। मृत्युंजय वैशाली के साथ लिविंग हॉल में आकर बोला, मुझे इस तरीके से कहाँ खींचकर ले जा रही हो? जिस पर वैशाली उससे सोफे पर धकेलते हुए बोली, यहाँ पर बैठो। तबीयत खराब है ना तो चुपचाप बैठो, अगर नहीं बैठे ना तो दोनों पैर को डंडे से लतेड़ देंगे। वैशाली की धमकी पर मृत्युंजय उसे बुरी तरीके से घूरने लगा। तब उसकी नज़र अमृत पर गई। वो अमृत से बोला, हम अपनी बीवी को कमरे में बंद करके रखा करो, दिन पर दिन पागल होती जा रही हैं। अमृत, जो कि फ़ोन में राघव से बात कर रहा था, मृत्युंजय की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, मैं उसको देख लूँगा। कल शाम को 6 बजे ऑफिस आवर के बाद तुम्हारा शशिकांत के साथ मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। मृत्युंजय अमृत की बात सुन कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोला, शशिकांत? ये तो साइकेट्रिस्ट है ना? जिसके जवाब में अमृत अपना सर हिला दिया और राघव से बोला, अभी कुछ दिन के लिए तुम जब तक मैं ना कहूँ शाम के टाइम पर मृत्युंजय का शेड्यूल पूरा खाली रखना। कोई भी ऑनलाइन मीटिंग नहीं और कोई ऑफलाइन मीटिंग भी नहीं। इतना कहकर अमृत ने कॉल कट कर दिया और मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जो बुरी तरीके से उसे घूरे जा रहा था। जिस पर अमृत थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ? तू बता क्या हुआ? मैं कोई पागल दिखता हूँ जो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहे हो? मृत्युंजय ने दांत पीसते हुए, जिस पर अमृत अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे महक ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा साइकेट्रिस्ट हायर करूं। जिसे सुन मृत्युंजय किचन की तरफ चला आया तो देखा महक फ़ोन पर बात कर रही थी। तो मृत्युंजय महक के हाथ से फ़ोन लेते हुए बोला, महक, तुमने मेरे लिए साइकेट्रिस्ट हायर करने के लिए कहा है? महक अचानक मृत्युंजय के फ़ोन लेने पर उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली, साध्वी की तबीयत खराब है, ध्रुवी ने कॉल किया है, दीजिए फ़ोन। ये कहते हुए महक ने मृत्युंजय के हाथ से फ़ोन लिया और ध्रुवी से बोली, अब साध्वी कैसी है? जिस पर दूसरी तरफ से ध्रुवी ने जवाब दिया, वो नैनी के साथ गार्डन गई थी, जहाँ बच्चे के साथ खेल रही थी और स्लाइड से नीचे गिर गई, जिस कारण घबराहट में उसकी सांसें फूल गई थी। अब वो ठीक है।
जिसे सुन महक ने एक राहत की सांस भरी और ध्रुवी से बोली, उसका ख्याल रखना, हम कल उससे मिलने आएंगे। इतना कहकर महक ने कॉल कट कर दिया और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या हुआ? मृत्युंजय, जो कि साध्वी की हेल्थ को लेकर डर गया था, महक के सवाल पर बोला, मैं भूल गया, ये बताओ कि साध्वी कैसी है? अब वो ठीक तो है ना? जिसके जवाब में महक अपना सर हिलाते हुए बोली, हो, वो बिल्कुल ठीक है, गार्डन में खेल रही थी इसलिए थोड़ी सांस फूल गई थी। अब हम कल उससे मिलने चलेंगे। जिसे सुनकर मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया और सोचने के बाद महक से बोला, तुमने मेरे लिए साइकेट्रिस्टिक हायर क्यों किया है? जिसके जवाब में महक मृत्युंजय का डिनर प्लेट अरेंज करते हुए बोली, क्योंकि डॉक्टर बत्रा ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हो, तो आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट की ज़रूरत है और अपने दिमाग के शांत करने की। मृत्युंजय महक की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं कोई चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ, उस बात्रा की तो ऐसी की तैसी, मैं कोई दूसरा डॉक्टर हायर करूँगा अपने लिए, इसके जैसे पागल अनपढ़ को नहीं करूँगा। मृत्युंजय की बात सुन महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप देख रहे हो अभी क्या बोल रहे हो? आप कैसे बात कर रहे हो और कहते हो कि आपको चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होता? मृत्युंजय महक की बात पर उसे घूरने लगा तो महक उसे घूरते हुए बोली, मुझे घूरना बंद कीजिए। जिस पर मृत्युंजय किचन से बाहर जाते हुए बोला, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना, मैं भी वही खाऊंगा जो हिमांशी ने सबके लिए बनाया है। ये कहते हुए मृत्युंजय पैर पटकते हुए किचन से बाहर चला गया। जिसके जाने के बाद महक डिनर की तरफ देखने लगी और खुद से बोली, अच्छी बात है, मैं खा लूँगी। इतना कहकर महक फिर से प्लेट अरेंज करने लगी। इसी तरह नोक झोंक के साथ पूरी रात गुजर गई और अगली सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। जहां आज वैदिक अमेरिका के लिए निकल रहा था, चित्रांग मृत्युंजय के साथ उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने आया था। जिसके साथ में शिवांश भी आया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। जिसे देखते हुए वैदिक उसके हाथ में अपना रुमाल रखते हुए बोला, कुछ साल की बात है और 2 साल बाद तो तुम भी आ रहे हो, आ जाओगे? शिवांश वैदिक की बात सुनकर उसे गले लगाकर रोते हुए बोला, लेकिन मैं 2 साल कैसे रहूँगा? शिवांश को रोता हुआ देख वैदिक का चेहरा भी रोने जैसा हो गया और वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, शिव, रोना बंद करो। ये कहते हुए वैदिक शिवांश को चुप करवा रहा था जब एयरलाइन पर अनाउंसमेंट होने लगी। जिसे सुनकर वैदिक से भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो शिवांश को गले लगाकर रोने लगा। जिसे देखते हुए मृत्युंजय उन लोगों के पास आकर बोला, तुम लोगों की विदाई नहीं हो रही है, कुछ वक्त की बात है, वैदिक वहां पर स्टडी करने जा रहा है, फोन पर बात करते रहना, चलो अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये कहते हुए मृत्युंजय ने शिवांश को पीछे खींच लिया तो वैदिक आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय के गले लगाकर बोला, मुझसे मिलने आते रहना। मृत्युंजय वैदिक की बात पर उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, हाँ जरूर, मैं, चित्रांग और सब तुमसे मिलने आते रहेंगे, जब चलो मुस्कुराते हुए बाय कहो। जिसे सुनकर वैदिक चित्रांग के गले लगते हुए बोला, आप मुझसे मिलने आते रहना। जिसके जवाब में चित्रांग उसके सर को सहलाते हुए अपना सिर हिला दिया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अच्छे से पढ़ाई करना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधा फ़ोन करना। वैदिक चित्रांग के बाद सुन अपना सर हिला दिया और शिवांश की तरफ देखते हुए इधर उधर देखने लगा। जिस पर शिवांश वैदिक से बोला, उसे नहीं पता कि तुम स्टडी के लिए बाहर जा रहे हो। जिसे सुन मृत्युंजय और चित्रांग एक दूसरे को देखने लगे तो वैदिक की गहरी सांस भर मृत्युंजय से बोला, ब्रो, मैं दीपा से शादी करूंगा। ये सुनकर मृत्युंजय और चित्रांग एक दूसरे को देखने लगे और मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए उसके सर को थपथपा कर बोला, एक शर्त पर, जब तुम्हें खुद यकीन हो जाए कि तुम्हारा करियर सिक्योर हो चुका है और तुम एक लड़की के नखरे झेल सकते हो, तब तुम्हारी शादी करवाऊंगा। वैदिक मृत्युंजय की बात सुन अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोला, प्रॉमिस, मैं खूब हार्डवर्क करूंगा। जब एयरलाइन पर एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुई तो वैदिक उन लोगों से मिलते हुए अंदर की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख शिवांश की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे तो मृत्युंजय उसे गले लगाते हुए बोला, स्टॉप क्राइंग शिव, आई नो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा हो, लेकिन पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। मृत्युंजय की बात सुन शिवांश अपने आंसू साफ करते हुए बोला, आपको पता है मुझ पर कितना प्रेशर आ गया है? ये सुन मृत्युंजय कंफ्यूज होते हुए बोला, कैसा प्रेशर?
जिस पर शिवांश अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ सामान चाहिए। कुछ सामान चाहिए था, जिसे सुन मृत्युंजय ने अपना सर हिला दिया और वो लोग एयरपोर्ट से निकल आए। इधर वत्सल विला के छत पर दीपांजलि खड़ी हुई थी। उसकी आंखें नम थी और वो आसमान की तरफ देख रही थी। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम था जिसमें वो शिव और वैदिक थे। जब पीछे से दीप आकर दीपांजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दीपा वो अपनी स्टडी के लिए गया है। जिसे सुनकर दीपांजलि पलट कर दीप के सीने से लगते हुए बोली, पापा उन लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं वैदिक की दोस्त नहीं हूँ? दीपांजलि की बात सुन उस बात पर उसके सर को सहलाते हुए, शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम हर वक्त वैदिक से झगड़ती रहती हो। लेकिन हर फ्रेंडशिप में झगड़ा होता है। मेरे बाकी फ्रेंड्स भी तो झगड़ा होते हैं, लेकिन वो लोग तो इस तरीके से बातें नहीं छुपाते। दीपांजलि ने नम आंखों से दीप को देखते हुए कहा, जिसे देखकर दीप उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, बस कुछ वक्त की बात है और देखना ये कुछ साल शीशे में बंद रेत की तरह फिसल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब वहां पर दीपक चलते हुए आ गया और अपने घुटने पर हाथ रखकर गहरी सांस भरते हुए बोला, सिली कितनी बली है। दीपक की आवाज़ सुन दीपांजलि उसे देखते हुए बोली, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने बुलाया? दीपांजलि की बात पर दीप से बोला, डैडा दीदी नक्सली है। दीपक की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, दीदी उदास है ना, दीदी से ऐसी बात नहीं करते। दीप की बात पर दीपांजलि से बोला, बॉयफ्रेंड चला गया। जिसे सुन दीपांजलि दीपक को घूरने लगी तो दीपक जल्दी से जाकर दीप के पीछे छिपते हुए बोला, डैड सेव मी। जिसे देख कर दीपक के सर को थपथपाते हुए बोला, डोंट वरी, मेरे रहते तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं मार सकती। दीप की बात सुन दीपक का चेहरा कॉन्फिडेंस लेवल से भर गया और वो दीपांजलि को जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगी तो दीपांजलि ने एक थप्पड़ उसके सिर पर मार दिया। ये देखकर दीपक के आंखों में आंसू भर आए और वो अपने सर को पकड़ बैठे रोते हुए बोला, डैड आपने कहा था बचाओगे। दीपक की बात पर दीप अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ लेकिन तुम उसे चिढ़ा क्यों रहे थे? जिसे सुनकर दीपक ने कुछ नहीं कहा और बस रोता रहा। जिसे देख कर दीपांजलि उसे अपने गोद में उठाते हुए बोली, छोटा है ना, छोटे की तरह रहा कर वरना इस छत से नीचे फेंक दूंगी तुझे। ये कहते हुए दीपांजलि दीपक को लेकर नीचे की तरफ चली गई। दीपक के कारण उसका मूड अब नॉर्मल हो गया था। जिसे देखते हुए दीप हल्का सा मुस्कुरा दिया और वो उन दोनों के पीछे चला आया। जब वो नीचे पहुंचा तब देखा ज्योति नाश्ता लगा रही थी। जिसे देख दीपा ने दीपांजलि और दीपक की तरफ देखा तो जो दोनों कमरे में जाग चुके थे तो दीप जाकर ज्योति को पीछे से गले लगाते हुए बोला, क्या बना है नाश्ते में? जिसके जवाब में दीपा नाश्ता अरेंज करते हुए बोली, उपमा और पोहा। जिसे सुन दीप नाश्ते की तरफ देखते हुए बोला, मुझे साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है। ओके तो कल सुबह फिलहाल के लिए इसे खा लीजिए, ज्योति ने नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिसे देखकर दीप ज्योति को पलट उसे डाइनिंग टेबल से सटाते हुए बोला, पता है ना कल दीपांजलि का स्कूल ओपन हो रहा है और दीपक को कोई किंडरगार्टन में एडमिशन लेना है। हाँ मुझे सब पता है, ज्योति ने अपना सर हिलाते हुए कहा। जिस पर दीप झट से उसके होठों को चूम लिया और दूर हो गया। फिर पीछे से सलाद का पीस उठाकर खाते हुए बोला, दीपांजलि कल से तुम्हारा स्कूल ओपन हो रहा है। दीपांजलि दीप की बात पर नीचे आते हुए बोली, मुझे पता है और दीपक का क्या करना है? दीपक जो उसके पीछे धीरे धीरे आ रहा था दीपांजलि की बात पर सुन बोला, मैल क्या करना है? घर में रहूंगा मम्मी के साथ। जिसे सुन दीपांजलि अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोले, नहीं बेटा तुम घर में नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे। पढ़ाई के लिए बहुत हो गए तुम्हारे मजे, अब तुम्हारे पढ़ने की बारी। दीपक दीपांजलि की बात सुन रोते हुए ज्योति से बोला, मम्मा दीदी पनिश कर रही है। ज्योति दीपक की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, बेटा वो पढ़ाई होती है जो कंपलसरी है और सारे बचे जाते हैं, एकांश भी जाएगा। ज्योति की बात सुन दीपक और जोर से रोने लगा। जिसे देख दीपांजलि उसे थप्पड़ दिखाते हुए बोली, मैं इस बार पक्का जोर से मारूंगी, रोना बंद करो। दीपक दीपांजलि की बात सुन सिसकते हुए बोला, अंश घुलता है, मैं नहीं जाऊंगा, वो मालेगा मुझे। दीपांजलि दीपक की बात सुन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अंश बहुत अच्छा है, वो किसी से बात नहीं करता। वो तुम हो जो हर वक्त लहू तोता की तरह बोलते रहते हो।
चुप रहो, अब मैं रहूँगी ना वहाँ पर, कोई भी तुमसे कुछ नहीं कहे तो मुझे बताना, मैं उसे बहुत पीटूंगी। ये सुनकर दीपक का रोना बंद हो गया और चमकती आंखों से दीपांजलि को देखते हुए बोला, छाची? जिस पर दीपांजलि अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ तुम्हारा छाची। अब चलो नाश्ता करो, फिर हम तुम्हारे लिए एडमिशन करवाने चलेंगे और तुम्हारा यूनिफॉर्म लेकर आएंगे। दीपांजलि की बात सुन दीपक जाकर ज्योति के पास खड़ा हो गया तो ज्योति उसे कुर्सी पर बैठा नाश्ता करवाते हुए बोली, बदमाशी बिल्कुल मत करना। दीपक ज्योति की बात पर भोला सा चेहरा बनाकर बोला, मैं तो क्यूट हूँ, मैं निकलता बदमाशी। दीपांजलि उसकी नौटंकी को देख दीप से बोली, पापा हम आज चलते हैं इसके एडमिशन के लिए। हाँ हाँ, और दीपक को नए कपड़े मिलेंगे और मैं कपड़े पहनाऊंगा। दीपक मैं एक्साइटेड होते हुए कहा, जिसे सुनकर दीप अपना सिर हिला दिया और नाश्ता करने लगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।